नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सक्सेस विद अजय में। तो देखिए कितनी प्यारी लाइन लिखी है, सक्सेस कम टू दोज हु नेवर गिव अप। यानी सफलता उन्हीं के पास आती है जो कभी भी हार नहीं मानते हैं। इसलिए अगर आपको सफलता चाहिए अपनी जिंदगी में, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो एक चीज को अपनी जिंदगी से हटा दीजिए, वो है हार मानना। क्योंकि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अगर आप हार मान लेते हैं किसी भी काम को करने से पहले, तो समझ लीजिए आपका वो काम आप कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे, उसे खत्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोई भी काम अगर आप शुरू करते हैं तो दिमाग में ये बात रख के शुरू करिए कि इस काम को मुझे पूरा करना ही है और बीच में हार नहीं माननी है। क्योंकि काम करेंगे तो मुश्किलें आएंगी, अगर काम ही नहीं करेंगे तो मुश्किलें क्या आएंगी, और मुश्किलों से डरकर आप हार नहीं मान सकते। तो चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे एक नई पोयम जिसका नाम है द डस्ट ऑफ स्नो, जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो ये पोयम जो है जिसको अब हम शुरू करने वाले हैं, ये एक बहुत ही छोटी सी पोयम है जो शुरू होते ही खत्म हो जाती है। जैसे कि इस पोयम का टाइटल ही है डस्ट ऑफ स्नो। यानी कि जो स्नो है, बर्फ है जो ऊपर से गिरती है, उस बर्फ का एक छोटा सा पार्टिकल, उस बर्फ का एक छोटा सा हिस्सा। जैसे धूल उड़ती है तो धूल के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, ऐसे ही स्नो भी जब गिरती है, बर्फ भी जब गिरती है पहाड़ी इलाकों में जहां पर भी बर्फ पड़ती है, वो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में होती है, बहुत ही हल्की, बहुत ही सॉफ्ट। तो उसी को देखकर इन्होंने कहा है डस्ट ऑफ स्नो। और दूसरी चीज, ये पोयम देख रहे हैं कितनी छोटी, केवल 8 लाइन की ये पोयम है। जैसे बर्फ गिरती है, क्षण भर में गिर जाती है, ऐसे ही आप इस पोयम को पढ़ना शुरू करते हैं और शुरू करते ही ये खत्म हो जाती है। जैसे एक बर्फ गिरा, वैसे ही ये पोयम आपने पढ़ी, तुरंत खत्म। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस पोयम को। लिखिए, लिखा है द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had ruled। तो देखिए ये पोएम शुरू होते हुए खत्म हो गई, केवल 8 लाइन की पोएम, बहुत ही छोटी सी, बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज में ये पोएम है। लेकिन जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम इस पोएम को ध्यान से देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए, यहाँ पर कहीं पर भी कोई भी मार्क नहीं दिख रहा, ना तो कहीं फुल स्टॉप दिख रहा है, नहीं कॉमा दिख रहा है, ना सेमी कोलन दिख रहा है, ना ही कोलन दिख रहा है, और ना ही यहाँ से लेकर यहाँ तक केवल जब पोएम खत्म हुई तभी यहाँ पर एक फुल स्टॉप दिख रहा है। यानी ये पोयम जब शुरू होती है और जब खत्म होती है, समझ लीजिए एक सेंटेंस है। एक सेंटेंस की तरह इसका फ्लो एक बार शुरू हुआ तो बंद नहीं हुआ, बीच में कहीं पर भी कोई भी विराम नहीं है। और ये एक तरह का फिगर ऑफ स्पीच है जिसको बोलते हैं इंजॉयमेंट। इंजॉयमेंट एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जो तब आता है जब कोई पोयम शुरू होती है और खत्म होती है, बीच में कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं होता है, ना कॉमा, ना फुल स्टॉप, ना क्वेश्चन मार्क, ना एक्सक्लेमेशन मार्क, ना सेमी कॉलन, ना कॉलन, कुछ भी नहीं। और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो एक फिगर ऑफ स्पीच हो गया इंजॉयमेंट। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। तो देखिए, द वे अ क्रो, जिस तरीके से एक कौवे ने, शुक डाउन ऑन मी, कुछ गिराया मेरे ऊपर। शेक का सेकंड फॉर्म है शुक, शुक डाउन मतलब गिराया। क्या गिराया? कुछ गिराया। क्या गिराया? आगे देखते हैं, द डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि जो बर्फ है, बर्फ का एक छोटा सा, मतलब कि बर्फ के छोटे छोटे वो जो है डस्ट यानी धूल, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल। यहाँ डस्ट का मतलब धूल नहीं, यहाँ पर डस्ट का मतलब हो जाएगा बर्फ का छोटा सा पार्टिकल। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, यानी हेमलॉक ट्री पर से गिराया। ठीक, यानी कि राइटर जा रहा था और वो एक पेड़ के नीचे से गुजरा जिस पर बर्फ पड़ी हुई थी, और एक कौवे ने अपनी हरकतों से, अपने हिलने डुलने से राइटर के ऊपर थोड़ी सी बर्फ गिरा दी। बस सिंपल सी घटना हुई कि राइटर जा रहा था, एक पेड़ के नीचे से वो गुजर रहा था, उस पेड़ पर एक कौवा बैठा था और उस पेड़ पर बर्फ पड़ी हुई थी, और कौवे ने कुछ हरकत की, इधर से उधर किया या फिर अपने पंख फड़फड़ाए या कुछ भी किया या चोंच मारा, जिसकी वजह से बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े, थोड़ी सी बर्फ राइटर के ऊपर गिर गई। और वो पेड़ कौन सा था? वो हेमलॉक का पेड़ था। अब आगे देखते हैं,
हैज गिवन माई हर्ट, और इस घटना ने, यानी कि जब कौवे ने इनके ऊपर बर्फ का टुकड़ा गिराया, उससे क्या हुआ, हैज गिवन माई हर्ट, उसने इनके दिल को दिया, क्या दिया, अ चेंज ऑफ मूड, यानी कि उसने इनका जो मूड था वो बदल दिया। इनके दिल में जो भी दुख था या खुश थे, कुछ भी था इनके दिमाग में जो भी उस टाइम पर चल रहा था, उस चीज को, उस बर्फ के टुकड़े के गिरने वाली घटना ने एकाएक चेंज कर दिया, इनका ध्यान भटक गया। अब क्या हुआ आगे, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूट, यानी कि इनके दिन का, एंड सेव्ड सम पार्ट, और कुछ हिस्सा बचा लिया, और कुछ हिस्सा बचा लिया, ऑफ अ डे, एक दिन का, उस दिन का कुछ हिस्सा बचा लिए, आई हैड रूड, जो दिन इन्होंने पहले से ही पछतावे में बिता दिया था। रूड मतलब होता है पछताना, रिपेंट करना या रिग्रेट करना, या फिर मतलब कि पछतावे में रहना। ठीक, तो ये रूड, रूड मतलब होता है रिग्रेट, यानी कि इन्होंने क्या किया, ये पूरा दिन रोड में थे। अब इसको समझते हैं, क्या कह रहे हैं, ये राइटर है, एक पेड़ के नीचे से गुजर रहे थे, उस पेड़ पर एक कौवा बैठा था, उसने राइटर के ऊपर जो है बर्फ के टुकड़े गिरा दिए, जिसकी वजह से राइटर का मूड बदल गया, और इन्होंने जो दिन, मतलब जिस दिन ये जा रहे थे, वो दिन इन्होंने पूरा का पूरा लगभग लगभग पछतावे में बिता दिया था, लेकिन कुछ हिस्सा अभी उस दिन का बचा था, और इनका जब मूड बदल गया तो इन्होंने ये अपने पछतावे से निकल गए। ठीक, अब इसको हम अलग नजरिए से देखते हैं। तो देखिए, द वे, जिस तरह से, अक्रो, यहाँ पर क्रो क्या है, सिंबल ऑफ बैड ओमेन है। बैड ओमेन का मतलब क्या होता है, अपशकुन, क्या होता है, अपशकुन, यानी कि कुछ बुरा, अनहोनी, कुछ बुरा या अनहोनी होनी होती है, तो उसको बोलते हैं बैड ओमेन। तो क्रो क्या है, सिंबल ऑफ बैड ओमेन है। यहाँ पर क्रो क्या है, मतलब कि क्रो को यहाँ पर नहीं, मतलब कि क्रो को आमतौर पर पोएट्रीज में वैसे भी इसको अपशगुन माना जाता है, क्योंकि कौवा एक तो रंग से काला है, पहली चीज डार्क है, दूसरी चीज क्या है, उसकी आवाज भी सुरीली नहीं है, और इसको एक तरीके से, मतलब कि जहाँ बुरी चीजें होती हैं या जहाँ पर नेगेटिव एनर्जी होती है, वहां पर माना जाता है कौवे होते हैं, इस वजह से कौवे को क्या माना गया है, बैड ओमेन माना गया है। आगे कह रहे हैं, शुक डाउन ऑन मी, जिस तरीके से कौवे ने मेरे ऊपर गिराया, क्या गिरा, द डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ गिरा है, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो देखिए, हेमलॉक जो होता है वो एक एवरग्रीन ट्री होता है, जो कि बहुत ही जहरीला होता है। हेमलॉक क्या है, एक जहरीला पेड़ है। वही कह रहे हैं कि, अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं राइटर, क्रो क्या है, क्रो जो है एक सिंबल ऑफ बैड ओमेन है, और हेमलॉक ट्री ये भी क्या है, एक जहरीला पेड़ है, यानी कि बुरी चीजें, मतलब कि दोनों ही एक तरह से डार्क चीजें हैं, बुरी चीजें हैं, इनका कनेक्शन बुरी चीजों से है, लेकिन इनकी वजह से आगे जब पोयम हम पढ़ते हैं तो राइटर का मूड अच्छा हो जाता है, उसका दिन जो खराब जा रहा था, जो पछतावे में दिन बिता रहा था, वो क्या होता है, पछतावा करना बंद कर देता है, और उसका ध्यान भटक जाता है, वो थोड़ा सा खुश हो जाता है, लाइट माइंड हो जाता है। लेकिन उसके साथ ये घटनाएं होती कहाँ से है, कौवे के थ्रू, यानी अपशगुन के प्रतीक के थ्रू थ्रू और दूसरी चीज एक जंगली एक जहरीले पेड़ के थ्रू, यानी कि एक जहरीला पेड़ है, उस पर बर्फ गिरी है, वो बर्फ एक कौवे ने गिराई राइटर के ऊपर, इसका मूड बदल गया, इसका जो है जो दिन बर्बाद पछतावे में बर्बाद हो रहा था वो बच गया। वही कह रहे हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, और इन दोनों की वजह से जो आगे पोयम में इफेक्ट आता है वो होता है पॉजिटिव। तो यहाँ पर एक और फिगर ऑफ स्पीच हो जा रहा है, आयरनी, यानी कि नेगेटिव चीज से पॉजिटिव या पॉजिटिव चीज से नेगेटिव, यानी एक्सपेक्टेशन के उलट अगर काम हो, एक्सपेक्टेशन के उल्टा काम हो, वहां पर जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो होती है आयरनी। यहाँ पर क्रो, हेमलॉक ट्री, ये दोनों क्या है, एक्सपेक्टेशन, इनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, कुछ बुरा होना, लेकिन होता क्या है, आगे राइटर का मूड अच्छा हो जाता है, उसका दिन बर्बाद होने से बच जाता है, यानी कि हो जाता है अच्छा। एक्सपेक्ट किया था बुरा, एक्सपेक्टेड था बुरा, लेकिन हुआ क्या, अच्छा, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगी आयरनी। आगे देखते हैं, हैज गिवन माई हर्ट, और उसने क्या किया, इस बर्फ के टुकड़े ने इनके दिल को दिया, क्या दिया, अ चेंज ऑफ मूड,
इनके एक तरीके से इनका मूड बदल गया है। इनका जो दिन उस दिन जैसे ये उदास थे तो इनकी उदासी दूर हो गई। एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, यानी इनका जो दिन इन्होंने रूड यानी कि पछतावे में बिता दिया था वो बच गए। ठीक, अब हम जो है इसमें और भी फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं, जैसे कि इमेजरी। अब देखिए, अगर इस पोएम को पढ़ते हैं तो द वे अ क्रो, क्रो पढ़ा तो आपके दिमाग में क्रो की इमेज बन गई। उसके बाद कह रहे हैं हेमलॉक ट्री, यानी कि आपके दिमाग में एक पेड़ की भी इमेज बन गई। इसके बाद डस्ट ऑफ स्नो, स्नो पार्टिकल्स की आपके दिमाग में इमेज बन गई। तो इनके वर्ड्स को पढ़ते ही आपके दिमाग में इमेजेस बन रही हैं, ये क्या हो जाएगी, इमेजरी। ठीक, अब इसके अलावा और क्या है, एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन क्या होता है, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन अ लाइन इन स्टार्टिंग ऑफ मोर देन वन वर्ड्स। जैसे कि जैसे यहाँ पर हम देखते हैं रिपीटिशन, तो रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, तो देखिए ये है एच, ये है एच, ये दोनों कॉन्सोनेंट है। और ये एच का जो साउंड है वो एक ही लाइन में एक से ज्यादा बार, वो भी दोनों वर्ड के शुरुआत में ही आया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलिट्रेशन। और देखते हैं एंड सेव्ड का एस एंड सम का भी एस, ये भी क्या हो रहा है, एस दो बार आया है, एक ही लाइन में आया है और इनिशियल मतलब कि दोनों वर्ड के शुरुआत में ही आया है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अलिट्रेशन। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलिट्रेशन। ठीक, तो इस तरीके से, और जैसा कि मैंने बताया था कि ये पोयम जो है शुरू हुई और यहाँ पर कोई भी बीच में कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो यानी कि ये यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच बन जाएगी, इंजॉयमेंट। ठीक, तो इस तरीके से आप इस पोयम को एक बार खुद भी रिवाइज करिए, और आपको अगर कुछ ना समझ में आए तो कमेंट में जरूर पूछिए। और इस तरीके से ये पोयम खत्म होती है। थैंक यू, नमस्कार।